सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, रिजीम चेंज करने, सरकार गिराने का अमेरिका का क्या फार्मूला है। अधिकतर देशों में आजकल कहा जाता है कि प्रजातंत्र है। वास्तविकता यह है कि प्रजातंत्र तो कहीं है नहीं, जनप्रतिनिधियों के ही शासन है, जनता के शासन नहीं है। इसलिए वास्तविक प्रजातंत्र तो कहीं भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ मिथ, इट इज नॉट अ रियलिटी। इस चीज को हम लोग को स्वीकार करके चलना होगा। अब जो है, और एक चीज और है कि शासन किसका है। पूरे विश्व में शासन जो है ताकतवर लोगों का ही होता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और जो हथियार से संपन्न हैं, संसाधनों से संपन्न हैं, तो उन्हीं की सत्ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। पहले प्रत्यक्ष चलता था, जब उपनिवेश बनाए जाते थे, जब अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, अमेरिका ने और पुर्तगाल ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, जापान ने उपनिवेश बनाए थे। फिर वो चूँकि महंगा पड़ने लगा, उपनिवेश बना करके रखना, और काफ़ी विरोध होने लगा, क्योंकि कब्जा करना किसी देश में किसी आबादी पर एक बात है और उस पर शासन करना एक दूसरी बात है। लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते आप। फिर भी बहुत लंबे समय तक शासन किया, करीबन 200 वर्षों के आसपास, 250 वर्षों के आसपास उन लोगों ने शासन किया। यूरोप ने पूरे विश्व पर शासन किया और अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। चीन तक को कब्जा में कर रखा था। इतने बड़े बड़े भूभाग पर कब्जा करना उनकी आबादी की मंशा के विरुद्ध में कोई हंसी खेल नहीं है, परंतु बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी तकनीक से उन लोगों ने कब्जा करके रखा और खूब शोषण किया, धन यहाँ से खूब खींचे। लेकिन उतनी छोटी आबादी के द्वारा बड़ी आबादी पर शासन करना कोई हंसी खेल नहीं है। और वह भी तब जब मान लीजिए कि उनके धर्म भी विरुद्ध हों। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध में ईसाई आके शासन करें, मुसलमानों ने शासन किया, तो यह कोई हंसी खेल नहीं है। और भी जहाँ शासन किए गए वहाँ के धर्म बदले गए। धर्म बदलने के बाद फिर जो है शासन करना आसान है। फिर भी कुछ अंतर हो ही जाएगा, क्योंकि भाषा का अंतर होगा, उसके आधार पर फिर विरोध होगा, या वहाँ की संस्कृति का अंतर होगा, उसका विरोध होगा, फिर वहाँ के रेस का फर्क होगा, नस्ल का फर्क होगा, उसका विरोध होगा। तो शासन करना इतना आसान नहीं होता है। तो इन लोगों ने फिर देखा कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है, लगातार विद्रोह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो फिर जो है इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी और कहा कि अब हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे और वहाँ कानून बनाएंगे और वो यहाँ हम लोग पास करवाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। तो बाकी सब फिर झांसे में आ गए, सबको सदस्य बनवा दिया गया और बहुत कल्याण होगा, काफ़ी वेलफेयर स्टेट्स बनेंगे, इस टाइप की बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके उनके सदस्य बना दिए गए। और वहाँ के माध्यम से फिर वर्ल्ड बैंक बना करके, IMF बना करके और
WTO बना करके शासन करने की पूरी कोशिश की गई। वहाँ से कानून पास करा करके फिर इधर जो है कानून बनवा देते हैं, लेकिन उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि आप एक लिमिट के तहत ही उसको बनवा पा रहे हैं। तो हुआ कि भाई कैसे फिर और बने। तो हुआ जो अभी आप देखे होंगे इधर जो है श्रीलंका में शासन बदल दिया गया, और आप देखे होंगे कि नेपाल में बदल दिया गया, पाकिस्तान में बदल दिया जाता है, और इधर बांग्लादेश में और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इस तरह से शासन जो है वहाँ के बदल दिए जाते हैं। जो अमेरिका और यूरोप की बात नहीं मानते रहे हैं तो उनके शासन बदल दिए जाते हैं। जो चीन की बात नहीं मानता है तो वो बदल दिए जाते हैं। तो अब जो फार्मूला की बात है, तो फार्मूला तो खैर वे ही जानते हैं अच्छा से, लेकिन फिर भी जो जो बातें लीक आउट हुई है तो उससे, और जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, उससे पता चलता है। अभी हम ट्रंप बने जब राष्ट्रपति दोबारा, तो उन्होंने लीक आउट किया, एक US एड का लीक आउट किया। तो उस लीक आउट से उनके फार्मूले का पता चला लोगों को कि आखिर ये करते क्या। हालांकि जो सरकारें होती हैं वे जानती तो रहती हैं और उसका अतिक्रमण भी करती हैं, कोशिश करती हैं, तभी बची रहती हैं। मोदी सरकार ने उस चीज़ को झेला। मोदी सरकार को हटाने की तमाम कोशिशें हुई, उनके यूरोप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। आप कनाडा से जो है वहाँ ये सब खालिस्तानी एलिमेंट्स थे, अमेरिका में भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उनको वे लगातार प्रश्रय देते रहे। कांग्रेस के समय में आसान था, क्योंकि कांग्रेस जो है वह उनके अनुसार चल रही थी, जो वे कहते थे वैसा वे कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार आई तो उन्होंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू किया और उनके विरुद्ध भी जा करके निर्णय लेना शुरू किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ वैसे कमज़ोर हो गया, बहुत लोग इसको धत्ता बता रहे हैं और जो है टॉकिंग क्लब का रहे हैं। तो अब इसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं रह गया। जब तो हुआ भाई कि शासन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे अपने अनुसार रन कराया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका विरोध होता है तो जो फार्मूला निकाला उन्होंने, तो उस फार्मूले की चर्चा चारों ओर हो रही है। तो ट्रंप ने जो वो लीक किया पूरा, और उसमें कितने लोग, दसों हजार जो है उसके कर्मचारी लगे हुए थे, जिनका काम ही वही था रिजिम चेंज करना। तो कैसे रिजिम चेंज करते थे, कैसे सरकारें बदलते थे, तो सब हो गया कि वे क्या क्या करते थे। तो वहाँ उन्होंने फंड बनाया हुआ था, उनके जो डीप स्टेट कहलाते थे, जो उद्योगपति होते हैं, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति जो कि सरकारों को चलाते हैं। तो उन लोगों ने सरकार के साथ एक एजेंसी जैसी बना रखी थी, और वहाँ से वो क्या करते थे, NGO को फंड करते थे। वे NGO जो हैं वो गाइड किए जाते थे कि भाई आप ऐसे ऐसे है, धरना प्रदर्शन करें, सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करें। तो इस तरह से करते थे। वहाँ के मीडिया को खरीद दिया जाता था, जिस देश में रिजिम चेंज करना है वहाँ के मीडिया को खरीद दिया जाता था, और मीडिया जो है इनके अनुसार से ही जो है बयान दिया करता था। पत्रकारों को खरीद दिया जाता था, पत्रकारों की आमदनी कोई बहुत नहीं होती है, तो वे जो हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, पैसे के जो लालची लोग हैं, तो वे जो है इनके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप कोई अपने राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देता, लेकिन अगर राष्ट्र के विरुद्ध जाते हैं, गद्दारी करते हैं, तो आपको गद्दारी के पैसे मिलते हैं। तो जिनको पैसे की भूख है वे गद्दारी करते हैं। तो जितनी भी एजेंसियां हैं और जो जासूसी एजेंसियां हैं, चाहे रूस की जासूसी एजेंसियां हैं, FBI है, चाहे ISI है, या जो भी एजेंसियां हैं, तो अमेरिका की एजेंसियां हैं, ब्रिटेन की एजेंसियां हैं, ये सभी जो हैं घूस देते हैं और वो अपने हिसाब से आपसे बात करवाते हैं। इनके अपने यहाँ की पत्रकारिता है, अखबार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, जो अपने हिसाब से न्यूज़ बनाएंगे उस सरकार के विरुद्ध में, जिनको इनको हटाना है, उसके विरुद्ध में ये बनाते रहते हैं। वहाँ के जो जजेस हैं, जुडिशरी है, उसमें से भी
उन लोगों को भी पैसे देते हैं, खरीद देते हैं उनको। उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने, विदेश में जाएंगे तो वहाँ उनको जो है संपर्क किया जाएगा, वहाँ उनकी पढ़ाई उसी तरह से दी जाएगी। वहाँ माँ बाप जाएंगे, भेंट करेंगे, तो उनको मिला लिया जाता है पैसे दे करके। कुछ लोगों को प्लांट कर दिया जाता है, यहाँ पर शादी विवाह करा दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो है अब जासूसी अच्छे ढंग से होगी। तो बड़े बड़े सेना के अधिकारियों को भी मिला लिया जाता है पैसे देकर। ये पाकिस्तान में आप ज़्यादा पाएंगे। भारत के में भी बहुत सारे होंगे जो कि जा करके विदेशों में बस जाते हैं और उनके बच्चे रहते हैं या विदेशियों से शादी कर लेते हैं। वे एक एजेंट का काम करते हैं, उसके जरिए जो है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, सूचनाएं चुराई जाती हैं। और सूचना चुराने के लिए उनके पास और भी हैं माध्यम। तो पूरी जासूसी होती है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेट भी लगभग उन्हीं का है सब, तो सारी सूचनाएं उनको वहाँ से भी मिलती रहती हैं। तो वे क्या करते हैं कि अब वो टारगेट, अब इतने पूरे बड़े देश में तो सबको घूस तो देंगे नहीं, तो वो मुख्य लोगों को पकड़ते हैं, सेलिब्रिटीज लोगों को पकड़ते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वालों को पकड़ेंगे, वैसे वैसे फिल्म बनवाएंगे जो कि सरकार के विरुद्ध में होगा। जो नैरेटिव वे चलाना चाहेंगे उस नैरेटिव के ही वे फिल्म बनवाएंगे, तो उससे चलेगा। और वहाँ के यूट्यूबर सबको भी पकड़ लेंगे जो वैसा करेंगे, और उसके व्यू को बढ़ाएंगे। और जो राष्ट्रीय मुद्दों पर जो करते हैं, जो राष्ट्र को समर्थित जो हैं, उनका जो व्यू बढ़ने नहीं देंगे, तो उनको हतोत्साहित करेंगे, और जो राष्ट्र विरुद्ध होंगे उसको जो है प्रमोट करेंगे। तो ये जो है सिस्टम इनका चलता है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब पूरे इतने बड़े राष्ट्र पर तो है उनका नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अपार फंड चाहिए। उतने फंड की तो मतलब कि वहाँ पर उनके पास भी नहीं होते हैं, उनके पास भी तो कुछ लिमिटेड फंड ही हैं। तो उसके जरिए ही वो कराते हैं। तो वो राजधानी को सेलेक्ट करते हैं। जितने भी हैं आपके जो पत्रकार हैं, इसको लिब्रांडू पत्रकार, लिबरल्स कहा जाता है, लिबरल्स जो हैं जो जर्नलिज्म करते हैं, यानी जो वामपंथी हैं, उनका गठजोड़ होता है। जो इस्लामिस्ट हैं, क्योंकि भूखे नंगे जो लोग हैं, जो फालतू बैठे हुए हैं, जो काम धाम नहीं करते हैं, वे ही इनके एजेंडे में भी आएंगे, या फिर जो बहुत उसमें प्रभावशाली हैं वे आएंगे इनके एजेंडे में। तो अब अगर धरना प्रदर्शन और रैली वगैरह कराना है, तो ऐसे जो निकम्मे बेकार लोग हैं 500-1000 रुपये में बिकने वाले, तो उन्हीं को हायर कर लिया जाता है, जैसे शाहीन बाग केस और था। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी देश में, जैसे बांग्लादेश में हुआ तो ढाका में स्टूडेंट को करते, स्टूडेंट जो है उनको कुछ पैसा दे दिए, खिला दिए, तो अब वे अपना वो करेंगे। बहुत सारे आवारा स्टूडेंट होते हैं जो इसी के आधार पर जीते हैं, उनको भी बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और सुविधा दे देते हैं, गाड़ी दे दी, तो वो अपना हल्ला मचाते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ लेते हैं जो कि फ्री में उपलब्ध हो सकते हैं, या जो बहकाने पे आ जाएंगे, या जो कुछ पैसे देने पर आ जाएंगे। और ये सदैव जो है राजधानी को चुनते हैं। तो राजधानी में सरकार के विरुद्ध जो है माहौल बनाना आसान होता है, और राजधानी में उनको घेरना आसान होता है। मानवाधिकार की बात करेंगे, अगर ये धरना प्रदर्शन करे, अगर घेराबंदी करना शुरू किया, राष्ट्रपति के भवन में चले गए या प्रधानमंत्री भवन में चले जाएंगे, उस रास्ते पे निकलेंगे, तो सरकार को जबरदस्ती को रोकना पड़ेगा, डंडे मारने पड़ेंगे। उससे भी बस में नहीं आए, ये भी कुछ हथियार लेके चले, तो फिर गोलीबारी होगी, तो फिर उसके पूरे देश में, पूरे विश्व में उसके खिलाफ माहौल बना देंगे फिर, और वहाँ के लोगों को उभार देंगे। मान लीजिए कि 2-3 लाख लोग को ये अपने उसमें ग्रुप में ले आए, तो अब जो है घेरना आसान रहेगा। आप इतने 2-3 लाख को सरकार गोली मार नहीं सकती, तो लिहाजा सरकार भाग जाती है, जो उसका हेड होता है वो भाग जाता है, और वहाँ रेजिम बदल जाती है। तो ये फार्मूला ये अपनाते आ रहे हैं, यही इनका फार्मूला है कि जैसा करो। और जो धन का जो है, फंडिंग का जो है, वो इसमें जो है ये हथियार का भी प्रयोग करते हैं, हथियार बेचिए, हथियार देते भी हैं। और फिर इनका ड्रग नेटवर्क चलता है, सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है। तो ड्रग की सप्लाई बढ़ा देते हैं, उसी देश में ड्रग बेचते भी हैं, और उसी की कमाई से फिर जो है फंडिंग करते हैं। फिर इनके टेररिस्ट भी होते हैं जो सरकार के विरुद्ध में भी कुछ कांड करते रहते हैं, तो सरकार को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, तंग कर देते हैं, आंदोलन कर देंगे, वहाँ विकास की भूमिका को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ के जो उद्योग हैं वहाँ स्ट्राइक वगैरह करवा देंगे, उद्योग धंधे को बंद करवा देते हैं।
तो ये सब इनके बहुत सारे ड्रामे होते हैं जिससे वो घेराबंदी कर लेते हैं सरकार को, और रिजीम चेंज कर देते हैं या सरकार को कमज़ोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सरकार को बहुमत जितना चाहिए उससे कम सीट आएगी तो दूसरे पर निर्भर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अब कमज़ोर सरकार है, अब निर्णय लेने के लिए दूसरे पर वह निर्भर हो गए, तो अब उस दूसरे को ही वो पकड़ लेंगे और उसके जरिए फिर जो है सरकार को डिस्टर्ब कर देंगे, चलने नहीं देंगे, सरकार को कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनने देंगे, और विपक्षी पार्टियां जो है उसको फंड करते रहेंगे, उसके चुनाव में पैसा खूब बहाएंगे और जो है अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। इस तरह से इनका फार्मूला ये होता है। और सरकार के विरुद्ध में जो है जुडिशरी को भी खड़ा कर देते हैं, जो भी कानून बनाया गया उसको रद्द कर देंगे, स्टे लगवा देंगे, और जो है विपक्षी पार्टियां जो भी करेंगी तो उसका समर्थन करेंगे, उसको अगर पकड़े जाएंगे तो उसके आदमी को छुड़वा लेंगे। इनके वकील भी बड़े बड़े वकील होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, उनको पैसे दे देंगे, इनके आदमियों को छुड़ाएंगे, दूसरे आदमियों को फंसाएंगे। इस तरह से इनका खेल सारा चलता है। लेकिन ये सारा ये इनकी जो हरकतें हैं ये होती हैं, इसमें जो फंड आते हैं, तो अब ट्रंप ने जो अभी लिस्ट जारी किया है उसमें सब निकाल दिया है कि किस किस कहाँ किस किस देश में कितना कितना पैसा दिया गया, किस लिए दिया गया, सब कुछ वहाँ पर अब वर्णन हो रहा है। अब पूरा सबके सामने है, अब ये ओपन सीक्रेट हो गया ये, तो इसलिए अब सब पता चल चुका है। और अभी जो भारत में जो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत अथक प्रयास हुए हैं और अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। ये तो यहाँ के लोग कुछ जागरूक हो गए हैं जिन्होंने कि कुछ कर दिया कि कुछ जान बच गई, अन्यथा जो है उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली कहा था कि भाई हम इतना पैसा देते हैं और मोदी सरकार को हर हाल में हटाना है, तो खुलेआम उसने कहा था। तो अब राहुल गांधी के इसके पूरे सब उनके नेक्सस उसके साथ सामने आ रहे हैं और सभी पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियां थे वो नेक्सस सामने आ रहे हैं। तो ये तो चल रहा है और सदैव से चल रहा है, कोई आज से नहीं। या तो आप उनके हिसाब से चलिए या आपकी सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा। तो उनके विरुद्ध में जो है सरकार जो है कदम फूंक फूंक करके रख रही है, क्योंकि 100% विरुद्ध में आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे काफ़ी बड़ी शक्ति है, तो आपको उसी में से रास्ता निकालना पड़ता है। तो सरकार ने किया है भाई, ऐसे ऐसे एनजीओ को पैसा जो आ रहा था फंडिंग बंद करवाया है, फंड की जांच हो रही है, पत्रकारों की भी जांच हो रही है वो कहाँ से उतने पैसे आए। इस सभी पत्रकारों के जब छापेमारी की जाएगी ना तो वो खुल जाएगा। और अब तो वैसे भी जो अमेरिका की सरकार है उसने तो खोल दिया है, लेकिन ये खाली अमेरिका की बात नहीं है, ये सभी यूरोप के जो है देश हैं वो यही कर रहे हैं। और वे अपनी कंपनियों का ये क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी कंपनियों को वहाँ पर सब दिलाना, सारी सुविधा दिलाना, वहाँ का कब्जा जमा लेना और उस देश के मार्केट पर पूरा कब्जा कर लेना, उस देश की अपने इंडस्ट्री को ख़त्म कर देना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देना, पूरा गुलाम बना लेना, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म कर देना, अपने हिसाब से चलाना। ये सब कुछ करने के लिए ही यहाँ पर ये करते हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके, अपनी अर्थव्यवस्था आपके पूंजीपतियों को समाप्त करके अपने पूंजीपति को उस पर बैठा देना, आपकी सब निर्भरता खत्म कर देना, आत्मनिर्भरता। अब जो है आप उनके पर निर्भर हो जाइए, उनको कभी आप आंख नहीं दिखा सकें, वे जो बोलें उसी में यस बोलें। तो इसके लिए ही ये सब करते हैं और ये चलता रहेगा। ये राजनीति के दांव पेंच जो होते हैं ये चलता है। राजनीति में शक्ति ही शासन कर सकती है, करती है। तो अब आपको अपनी शक्ति समझनी होगी और उसको जो है उसके अनुसार से आपको वोटिंग अपना सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, तो ही जो आप उनसे बच सकते हैं। तो खेल तो यह निरंतर चलता रहेगा। ऐसे पत्रकारों को पहचानना पड़ेगा जो देश विरुद्ध बयान देते हैं, जो देश विरुद्ध थोड़ा भी बयान देते हैं, अन्य देशों की सिर्फ तारीफ करते रहते हैं, भारत की निंदा या यहाँ की सरकार की निंदा करते रहते हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की निंदा करते हैं, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। आप समझ जाइए कि वह जो है उनके साथ ही मिला हुआ है। जो भी सनातन विरुद्ध में भाषण दे रहा है, बोल रहा है, आप समझ जाइए कि उसका कनेक्शन वहीं से है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है।
हिंदुओं के विरुद्ध में जहाँ भी बोला जा रहा है, आप समझ जाइए कि उसका कनेक्शन वहीं से है, अमेरिका यूरोप से है, वहाँ की बाहरी शक्तियों से है, पाकिस्तान से है, अरब से है। वो सब इस्लामिस्ट शक्तियाँ जो हैं और ईसाई शक्तियाँ हैं, सब अब्राहमिक रिलीजन जो है, ये सब जो है सनातन धर्म के विरुद्ध में खड़े हैं और यहाँ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ईसाई मिशनरियाँ हैं, जितने मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, चर्चेस हैं, ये सब जो है उसी के पीछे लगे हुए हैं, कैसे हिंदुओं को मिटाया जाए। और ये सारा खेल चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, कई सौ वर्षों से चल रहा है ये खेल, और ये खेल जारी रहेगा आगे भी। ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। बस यही है कि आप अपनी ताकत को बढ़ाते जाइए और जहाँ जहाँ उनके खेल हैं उसको ब्लॉक करते जाइए, कानून बनाते जाइए, स्ट्रिक्ट कानून बनाते जाइए। देश के विरुद्ध में बोलने वाले को, संस्कृति के विरुद्ध में बोलने वाले को एकदम बंद कीजिए जेल में, और उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, संपत्ति पर प्रहार कीजिए और उस पर जब्त कीजिए, और उसको समर्थकों को जब्त कीजिए और उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, उनके समर्थकों की संपत्तियों को पकड़िए। और संपत्ति का जो ट्रांजैक्शन है ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस ट्रांजैक्शन सिस्टम को ही आपको करना पड़ेगा इस तरह से कि एक एक पैसा कहाँ से आता है इसका ट्रेसिंग होना चाहिए। और इसके लिए यही है कि आप डिजिटल करेंसी चलाइए, ताकि धन जो है आसानी से नहीं जा सके। और कोई 500-500, 1000-1000 रुपया दे करके जो हुजूम तैयार किया जाता है, 1000 आदमी, लाख आदमी का, जो कि धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जो आंदोलन जीवी लोग हैं, ऐसे को पहचानिए। किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें भी ऐसे लोग थे, बाहर से फंडिंग हो रही थी, कनाडा से फंडिंग हो रही थी, इधर से हो रही थी। तो सरकार को जितना कैश करेंसी जितना कम करते जाएंगे, डिजिटल करेंसी जितना चलाएंगे, अब पूरी ट्रेसिंग होती जाएगी, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा आने को ब्लॉक कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग उसको रोक सकते हैं। धन मुख्य होता है, धन को आप ब्लॉक करेंगे तो आप कंट्रोल कर लेंगे, धन को नहीं कर पाएंगे तो उपद्रव यहाँ पर खड़े होंगे, ये तो पक्का जानना है। धन विदेशों में न जा सके, बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी जो है पूरी जासूसी होनी चाहिए। जासूसी को जो है ना, वह उसके लिए कानून बना दिया जाना चाहिए कि जो भी संवैधानिक पदों पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, कुछ निर्धारित कर दीजिए कि जिनका बिजनेस जो है 100 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो या 1000 करोड़ या उससे ऊपर का है, तो उन सब की चूंकि वो जो है जनता के प्रति जवाबदेही उनकी भी बनती है। तो वैसे लोगों के जो फ़ोन हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के फ़ोन जो है उसको टैप करने का, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जजेस हैं, उनके फ़ोन को टैप करने का सरकार को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वो ये कह के नहीं बच सकते कि हमारी निजी जिंदगी है। क्योंकि वैसे लोग प्रभावित करते हैं, तो वे अपने निजी जिंदगी के लिए जो है वह अपना निजीपन अपना घर में रखें, निजी जिंदगी उनकी नहीं रह जाएगी। जो इतने बड़े स्तर पर प्रभावी हो चुके हैं, उन्हें सरकार अपने अंडर में ले ले, यानी उनके फ़ोन की पूरी टैपिंग हो और ये कानून तय हो और उसको रद्द नहीं कर सके, मौलिक अधिकार के तहत नहीं कर सके। तो मौलिक अधिकार जो है उसमें इस चीज़ का संशोधन होना चाहिए कि देश की जो सुरक्षा है वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से ऊपर है। मौलिक अधिकार देश की सुरक्षा पर हावी नहीं हुआ जा सकता। आप देख लीजिए चीन है, आप देख लीजिए रूस है, वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार की चिंता नहीं होती है, वहाँ चीन की चिंता होगी और रूस की चिंता होगी। जब अन्य देशों में इस तरह के नियम हैं तो भारत में क्यों नहीं हो। और ऐसे जज जो मौलिक अधिकार को ऊपर रखते हैं, आप पहचान लीजिए, आप जान लीजिए कि ये वे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कानून बनाइए और ऐसे जजों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान हो और एक माहौल बनाया जाए, जनता में एक तरह से माहौल बना करके फिर जो है इस तरह कानून बनाया जाए।
जो बड़े प्रभावी लोग हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो सेलिब्रिटीज जिनको कहा जाता है, वो सबका फोन टैप करने का, जो भी प्रभावी लोग हैं, तो उनके फोन को टैप करने का और उनके पीछे जासूस रखने का सरकार को पूरा अधिकार होगा, क्योंकि देश की स्वतंत्रता और अखंडता से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो गिराने का जो उनका जो फार्मूला है वह फेल हो सकता है। हरिओम।